ये शहर सपनों का है, ये शहर रफ्तार का है, ये शहर तरक्की का है, ये शहर चमकती धमकती जिंदगी का है। ये है नोएडा। 17 अप्रैल 1976 में स्थापित हुए न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया यानी नोएडा के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज वो भारत के आधुनिकतम विकसित और अग्रणी शहरों में से एक होगा। 6.5 लाख की आबादी वाले इस शहर की पहचान यहाँ की सड़कें, यहाँ के ओवरब्रिज, चमचमाती दौड़ती मेट्रो, आलीशान मॉल्स और एक से बढ़कर एक मल्टीनेशनल कंपनियों के चमकते दफ्तर हैं। दिल्ली और गाजियाबाद से सटे इस शहर को एक प्लांट तरीके से बसाया गया। यूपी का ये शहर असल में नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा है। नोएडा अथॉरिटी देश के सबसे धनी लोक निकायों में से एक है। ये शहर गौतम बुद्ध जिले में है। यूपी का सबसे आधुनिकतम और रैंक 1 शहर है नोएडा। भारत के आईटी, बीपीओ, कल कारखानों और फिल्म मीडिया के सबसे बड़े हब में नोएडा शुमार होता है। एक तरफ दिल्ली तो दूसरी तरफ गाजियाबाद, दो बड़े शहरों के बीच बसा नोएडा लाखों लोगों की रोजी रोटी चला रहा है। पर इस चमकते नोएडा का एक काला पक्ष भी है। ये भागता शहर मजदूरों और गरीबों का गढ़ भी है। नोएडा में कई मलिन बस्तियां भी हैं। अपराध का बढ़ता ग्राफ हर रोज लोगों के जहन में खौफ पैदा करता है। आसपास के गांवों के किसानों का गुस्सा नोएडा को अक्सर झेलना पड़ता है क्योंकि किसानों की जमीनों को हड़पने का आरोप नोएडा अथॉरिटी पर आए दिन लगते हैं। खराब पुलिसिंग के साथ साथ नोएडा में बिजली और पानी की व्यवस्था का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। आसपास के गांव अब भी विकास की राह देख रहे हैं। नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि रेप से लेकर हत्या तक की तमाम खबरें नोएडा पर दाग लगाती हैं। बड़े बड़े घोटालेबाजों जैसे यादव सिंह का नाम नोएडा से जुड़ा रहा है। करप्शन यहाँ हमेशा चरम पर रहा है। तो इन दोनों तस्वीरों का सच जानने आज हम पहुंचे हैं नोएडा में। आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम द स्टेट स्पीक्स में आपका स्वागत है। ईटीवी की टीम आज मौजूद है जिला गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों के डर से नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, लहरों के डर से नैया पार नहीं होती। नोएडा में आज नोएडा की जनता और नोएडा के नेता आमने सामने हैं। नोएडा की जनता ज्वलंत सवाल पूछेगी और नोएडा के नेताओं को बेबाकी से इसका जवाब देना होगा। आइए सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे अशोक चौहान जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे राकेश शर्मा जी। और हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद रहेंगे विनोद पांडे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का और साथ ही स्वागत है नोएडा की जबरदस्त जनता का। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के पास आते हैं। आपसे हमारा पहला सवाल, मिशन 2017 की तैयारी में जुटी है समाजवादी पार्टी। राजनीतिक लहर किस दिशा में जा रही है और लहरों से डर लग रहा है क्या? नहीं, लहरों से तो उनको डर लगे जिन्होंने नाकामी के काम किए हो। हम लोगों ने तो लहरों के साथ काम किया है और ऐतिहासिक विकास कार्य किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे सूरज की तरह चमकने वाले ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो हमारी समाजवादी पार्टी ने बनाया था उस समय से पहले वो सारे काम करा दिए गए हैं। तो इसलिए तो हम पूरी तरह से हम लोग उत्सुक हैं और 2017 में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश जी जो हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पुनः दोबारा रिपीट हो रही है सरकार। जनता के पास हम जाएंगे और जनता से सवाल लेंगे, देखते हैं जनता क्या जवाब देती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे राजनीतिक लहरों के बारे में और क्या काठ की हांडी इस बार भी चढ़ेगी? काठ की हांडी का मतलब कहाँ से आ गया जी? हमारे इतने तो भाई साहब तो पता नहीं, इतने ऊर्जावान और इतने विश्व स्तर पे जो पटल पे हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री ऐसे देश को मिले हैं। आज देश की हालत देखो कहाँ है। हर आदमी जानता है इस बात को, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है इस बात की। भाई एक बार हमारे जो हल्की सी दाढ़ी नहीं, क्या प्रधानमंत्री पहले इंदिरा कुमार गुजराल क्या नाम था उनका, वो गए थे तो वहां पर वो जो वहां के राष्ट्रपति है
दौर में मेरे ख्याल से बिल क्लिंटन है, जो भारत के राष्ट्रपति वो आए प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई चलो मिल लेंगे, तो अपने कुछ नहा के आ रहे थे स्विमिंग पूल वगैरह में, वो मिल लेंगे मतलब ऐसे ही खड़े रहे। और उसके बाद हमारे वाजपेयी जी गए जब वहाँ, तो वो प्रोटोकॉल से हम तोड़कर वहीं लेने के लिए हवाई अड्डे पर, ऐसे आदरणीय मोदी जी हमारे जब गए तो वहाँ यही स्थिति रही। आज हर देश में देखो इस स्तर पर क्या हो रहा है मामला, ये तो सबकी नज़र में है। और 2017 हमारा, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी, आप देखना यूपी में ऐतिहासिक जीत की तरफ चल रहे हैं हम लोग। जनता की नज़र में क्या है, ये हम जनता से ही सवाल पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक लहरों की बात हो रही है, कांग्रेस की नैया का क्या होगा, डूबेगी या बचेगी? देखिए, लोगों ने सबको आजमा के देख लिया। जो आपने बताया, काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है, एक बार चढ़ने के बाद निश्चित रूप से दोबारा लोगों को समझ में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर के चल सकती है साथ में, और उसी कांग्रेस के द्वारा ही लोगों का विकास हुआ जा सकता है। आप किसी भी गृहिणी से पूछ लीजिए, आज टमाटर की स्थिति से लेकर के हर चीज़ों के प्रॉपर्टी का देख लीजिए, क्या स्थिति बुरी हो रखी है। आजकल सब बेरोजगार जैसे लोग स्थिति में हो रखे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ आ रही है, और पूरे फुल बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव में अपनी सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी अपनी बात रखी है। बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता यहां पर नहीं आया है, शायद इसलिए कि बीएसपी बॉस ने मना कर दिया होगा। पॉलिटिकल डिबेट में बीएसपी के कोई नेता नहीं आते हैं। सबसे पहले हम आधी आबादी यानी महिलाओं से शुरू करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, राजनीतिक लहर की हमने बात की, जनता की लहर क्या कहती है? जनता की लहर तो कहती है समाजवादी पार्टी अपने कार्य को पूर्ण कर रही है नोएडा में। मेरा सवाल विधायक जी से था जो अब नहीं आई है यहाँ पे। मैं पूछना चाहती हूँ राकेश जी से कि कुछ समय पहले दैनिक जागरण वालों ने एक मुहिम उठाई थी यहाँ पे कि जगह जगह नोएडा में प्याऊ लगाए जाएंगे और पार्कों में टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, विधायक जी ने उस समय ये जवाब दिया था कि वो विधायक फंड से यहाँ पे जगह जगह प्याऊ लगवाएंगी और टॉयलेट्स बनवाए जाएंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नेताजी, सवाल नंबर 1, हालांकि बहुजन समाज पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इन नेताओं से, क्या कहेंगी और क्या सवाल है आपका इन नेताओं से, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर कांग्रेस से हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितना कहा गया कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही। कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है और आए दिन चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही कि गृहिणियों के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं जो भी यहाँ पर नेता हो या जो भी गौतम बुद्ध नगर को चला रहा हो, मैं उनसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो इस शहर को अच्छा बनाए। जो आजकल जो डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सारा रुका हुआ है। सवाल आपका किससे है? मेरा तो समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से है। क्या? कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट था वो क्यों रुका हुआ है। बिल्डर्स, आप देखिए जनता इतनी परेशान है, उनको मकान मिलने में कितनी दिक्कत आ रही है। वो किराए पे रह रहे हैं और बेचारे वहाँ पर भर रहे हैं, पैसे भी भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ के लिए सवाल आ गया है, जनता की लहर की बात हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगी, कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, और क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को यहाँ पर? कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया हुआ है। मेरा सवाल है राकेश जी से, मैं वो विधायक जी आई नहीं है, मैं उनसे कहने, आए दिन वो थाने को घेर के बैठ जाती हैं अपनी जनता को लेकर के, अपने कार्यकर्ता को लेकर के। हम, मेरा सवाल ये है कि वो ने लेडीजों के लिए क्या किया? कभी वो दिल्ली गई हमारी समस्या को लेकर के? कभी हमारी लेडीज इतनी नोएडा के अंदर परेशान हो रही हैं, क्या वो लेके गई? हम मानते हैं उनका कार्य, वो दिल्ली में उनका वो है, सरकार है, तो कभी नोएडा के लिए उन्होंने सुना? लेडीज नोएडा के लिए कौन सुन रहा है? आप क्या कहोगे बेटा, आप युवा हैं, शिक्षा, नोएडा इतना बड़ा हब है एजुकेशन का, यहाँ पर शिक्षित होने के लिए जिस तरह से समाजवादी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, कन्या विद्याधन और लैपटॉप योजना, न जाने कितनी योजनाएं शुरू की, कितना लाभ मिला आप लोगों को, और जनता के दिल में क्या है? नहीं, शिक्षा की योजनाएं शुरू की गई लेकिन उसका हमें फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि अभी भी हमें अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने हमें क्या सुविधाएं दी? अगर वो प्राइमरी विद्यालय जो चलाते हैं, अगर उनमें हमें अच्छी एजुकेशन मिले तो हमें कोई शौक नहीं है 15,000 20,000 रुपये पे करने का। ठीक है, तो मुझे सरकार से बहुत बड़ी शिकायत है कि एजुकेशन के दृष्टि में कुछ भी नहीं किया गया।
एजुकेशन की दृष्टि में कुछ भी नहीं किया गया। कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है, सुरक्षित आप महसूस करती हैं नोएडा में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बच्चे को खुद छोड़ने जाते हैं, लेने खुद जाते हैं। एक हमारी मैं एडवोकेट हूँ, जॉब करने के साथ साथ मेरी एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बच्चे को पिक करना है, बच्चे को ड्रॉप करना है, जॉब भी करना है। तो बिल्कुल मैं सिक्योर नहीं हूँ। अगर सेफ होता तो बच्चे को भी, इवन नाइट में मुझे डर लगता है। नाइट में मैं 8 बजे के बाद अवॉइड करती हूँ बाहर निकलना। तो मुझे तो प्रदेश की सरकार से बहुत बड़ी शिकायत है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं, इवन थाने में जाओ कंप्लेन नहीं लिखी जाती। मैं एडवोकेट हूँ, मैं इस बात को बता रही हूँ कि थाने में जाऊँ तो अगर मैं एडवोकेट नहीं होती तो मेरी कंप्लेन नहीं लिखी जाती। क्या कहना चाहते हैं बताइए, नेताओं से क्या पूछना चाहते हैं? मेरा समाजवादी पार्टी से ये सवाल है। अभी जनता कह रही थी, कुछ प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के जनता के बीच में छुपे हुए हैं, जो ये कह रहे थे कि अखिलेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अखिलेश जी तो खुद ये कह रहे थे कि मैं लर्निंग प्रधान मुख्यमंत्री हूँ, अभी मुझे एक टर्म और दिया जाए। अरे मुख्यमंत्री जी, 5 साल के बाद भी अगर आप लर्निंग हो तो कब आप फुल फ्लैज मुख्यमंत्री बनोगे? 5 साल तक अगर लर्निंग है तो आखिर फुल फ्लैश कब मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बताइए जरा नोएडा की जनता। और ये जबरदस्त तालियां इनके लिए हो जाएं कि किस तरह से खुल करके ये बोल रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तीनों प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि नोएडा जो है इंडस्ट्री के लिए इन्होंने अब तक क्या काम किया है? 8 साल से यहाँ पर कोई नया उद्योग नहीं लगाया, कोई स्कीम नहीं आई है उद्योग के लिए। तो यहाँ इन लोगों ने क्या काम किया, मैं तीनों लोगों से पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी से स्पेसिफिक किसी का सवाल है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी को आप लोग इस काबिल समझते हैं कि उनसे कोई सवाल पूछा जाए? कौन सवाल पूछेगा कांग्रेस पार्टी से? दादा से जरा पूछते हैं। आप दादा बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और इन नेताओं से कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहने सुनने के लिए कुछ बचा है क्या? नेता जितने भर भी आते हैं सब नए नए वायदे करते हैं और झूठे वायदे करते हैं। हमारा प्लॉट जब बिमला माथुम गई हमारे छलेरे में, न्यू कह तुम्हारा जरूर प्लॉट गली चौकंटी में, मैं गारंटी से दिलवाऊंगी। आज तक तो चेहरा दिखाया ना आवाने जाके, आज तक तो चेहरा दिखाया ना है। बिमला माथुम जी सुन लीजिए, आपके नेता यहाँ पर हैं, उनका जवाब देंगे। प्लॉट आज तक हमारा लड़का गूंगा दे रहा है, वो पैसा लेके हमने कर्जा लेके वो प्लॉट लिया 8 साल पहले, कर्जा दे रहे ब्याज समेत, और प्लॉट जो दिया का नाम नहीं, रोड बढ़ा दिया वहाँ। किसानों की कितनी समस्याएं, ये बताइए किसानों की और क्या समस्याएं? किसानों की कोई बात की समस्या, ये किसानों की समस्या दुनिया है, गरीब दलित तक कोई भी न चुपता। सारे मर जाओ, किसान नौकरी मर जाओ तो उन्हें कह देगा आत्महत्या कर ली भैया, कर जाओ। उसमें दावे भी हैं, वादे भी हैं, लेकिन किसी ने किसानों को जिक्र नहीं किया। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। क्या किसान का वोट नहीं चाहिए राजनीतिक पार्टियों को? श्रीवास्तव जी, मैं प्रेम सागर प्रेम स्थानीय कवि हूँ। एक शेर के माध्यम से अपनी बात शुरुआत करता हूँ कि पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, खुशबू कहती हैं कि चमन बदला है, और कहती हैं शमशान की खामोशियाँ कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। विशेष रूप से मेरा जो निवेदन है वो चौहान साहब से, अशोक चौहान साहब से, क्योंकि वो सबसे युवा दिखाई दे रहे हैं मुझे, और नए प्रत्याशी भी हैं। पावर हाउस में, पावर हाउस कंपनी है इनकी। मैं समाजवादी पार्टी के लिए पावर हाउस कंपनी मानता हूँ यूपी में। अच्छा। इस समय मेरा सर एक बहुत छोटा सा और बहुत सीधा सा एक सवाल है। आप सब लोग परिचित हैं महामेदा से। महामेदा में इस तरह के लोगों के भी अकाउंट हैं कि जो अंडा बेचने वाले हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई उस बैंक में जमा करी हुई है, और उस बैंक के जो मालिक लोग हैं वो राज सिंह भाटी साहब हैं। उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, कोई आदमी का पैसा वहां से नहीं निकल रहा, चाहे 2 लाख है, चाहे 1 लाख है, चाहे 70,000 है, चाहे 75,000 है। मेरे खुद वहां 3.5 लाख रुपए हैं। वहां कोई भी आदमी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास जाओ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरा वहां मुद्दा ऐसा बना रखा है, कोई पैसा देने के लिए वहां तैयार नहीं है। और हम जवाब लेते हैं नेताओं से कि आखिर नेताओं का इससे क्या कहना है, क्या जवाब देंगे, क्योंकि सियासत इस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है, जैसे सिसकियों के जख्म को शहनाई छिपाती है। चलते हैं नेताओं के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर इन सवालों का क्या जवाब है इन नेताओं के पास। आपने सभी सवाल सुने, जनता के दिल की आवाज सुनी, जवाब क्या है आपके पास? जवाब तो अपने आप जनता ने दे दिया है। कितना आक्रोश विधायक के खिलाफ है, कितना आक्रोश यहाँ के सांसद के खिलाफ है, और ज्यादातर यहाँ विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, ना विधायक ने कुछ किया है, ना यहाँ के सांसद ने कुछ किया है। और आप सामने हैं उमेश जी, जितने भी आपने क्वेश्चन किए 90% जो है वो समाजवादी पार्टी की बढ़ाई हुई है, और विधायक और यहाँ के सांसद जो भाजपा के हैं, और भाजपा की जो केंद्र में सरकार है जो 15 लाख रुपए यहाँ लाके दे रही थी, अब ये उत्तर प्रदेश में जात पात की राजनीति करना शुरू कर देंगे, विकास के एजेंडे को बिल्कुल नहीं रखेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, कहाँ गई विधायक? यहाँ की डिबेट कर ले आगे, जनता ये बैठी है नोएडा की सम्मानित जनता, और अपनी डिबेट यहाँ कर ले आगे। और
अपनी जो ये योजनाएं हैं वो बताएं और हम भी ये योजनाएं बताएं कितनी है। और ये रहा नवभारत टाइम्स की खबर, ये रहा उनके विधायक और सांसद की खबर, और ये रही उनकी विधायक की खबर, और यही दूसरी ये रही समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री की खबर इस पूरे नोएडा की। आप देख लीजिए सारी। नेताजी की बात से आप लोग सहमत हैं क्या? जो नेताजी यहाँ पर बखान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार का, आप लोग सहमत हैं? कौन? एक सुर में क्या आवाज है? इनकी बातों से क्या लगता है? इनकी बातों से क्या लगता है? और कानून व्यवस्था को लेकर जो उंगलियां उठती है समाजवादी पार्टी सरकार पर। अभी एक लड़की ने पीछे वो सवाल किया था कि कानून व्यवस्था कितनी ध्वस्त है नोएडा में, कि रात में निकलने में डर लगता है, उसका क्या जवाब है? उमेश जी, आप जहां खड़े हैं और यहां से निकल जाइए, इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था है। 10 यहाँ नए थाने खोले गए हैं, 50 चौकियां खोली गई हैं, और इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था है। आप बराबर के प्रदेश को क्यों नहीं देखते? दिल्ली को आप बराबर, हरियाणा क्यों नहीं देखते? देखिए एक चीज चौहान साहब ये जान लीजिए, किसी का जवाब, सारी जनता, गलती का जवाब गलती नहीं होता है। अगर कोई किसी राज्य में गलती हो रही है तो उसका जवाब क्या गलती यहाँ भी होगी। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और यहाँ जनता है, आप डिबेट करा रहे हैं, आप समर्थन करा लीजिए। और यहाँ के जो विधायक और सांसद है और भाजपा की सरकार जो सेंटर में है, केंद्र में है, उनके जहां पर चाहे गुजरात हो, चाहे और दूसरे स्टेट हो, हरियाणा हो, वहां देखिए क्या व्यवस्था। पूछता हूँ, आप जरा जो आप पीछे बैठी हुई थी महिला, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। और जो जिस तरह से नेताजी ने ये बखान किया कानून व्यवस्था को लेकर के, कितना सच्चाई है, कितनी सच्चाई है इसमें कि सियासत अपनी हुनरमंदी से सच्चाई छिपा रही है या फिर कुछ और? आप हरियाणा की बात क्यों करते हैं? आप अपने स्टेट की बात करते हैं। अगर बगल के घर में कुछ गलत काम हो रहा होगा तो हम उसकी वफादारी तो नहीं करेंगे, वो ऐसा कर रहा है हम ऐसा करेंगे। आप अपनी बात कीजिए। अब हम अपने कर्तव्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें क्या करना है। हम पड़ोस में नहीं देखेंगे कि कोई वो बगल में वो कुछ गलत कर रहे हैं तो करे, ठीक है? तो हम यूपी में बैठे हैं, हम यूपी की बात करेंगे। हमें यूपी में सुरक्षा चाहिए। मैं हरियाणा में नहीं रहती। ये हरियाणा में नहीं रहती हैं, ये उत्तर प्रदेश में रहती हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, नोएडा की कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं। ये सवाल क्यों आया? यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ 15 लाख जनता है, कहीं अगर कोई छोटी मोटी कोई कमी है तो उसको व्यवस्था को सुधारेगा। कमियों के लिए माफी मांगते हैं आप? नहीं, कमियां कोई ऐसी नहीं है। जब कमियां हैं तो माफी मांग लीजिए। नहीं, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। जब कोई कमियां नहीं है, बराबर के जितने भी स्टेट्स हैं, अब मैं आंकड़े लाया हूं, मेरे पास पूरा आंकड़े हैं अखबार के। आंकड़ों की बाजीगरी कुछ और लोगों से रिएक्शन ले लेते हैं। बड़ा गुस्सा है भाई, समाजवादी पार्टी की सरकार आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रही है, आंकड़ों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से लोगों में खासा गुस्सा है, विमला बाथम जी से खासा गुस्सा है। क्या जवाब है आपके पास? ये सपनों का खिलौना, सपनों का झुंझुना आखिर कब तक पकाते रहेंगे आप लोग जनता को? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ भाइयों ने कहा विमला बाथम जी के बारे में, ये पहली विधायक हैं हमारे यहाँ की। विधायक आपके द्वार, आप सभी देख रहे होंगे, कार्यक्रम चल रहा है, विधायक आपके द्वार में हर सेक्टर में, हर गाँव में बहन जी जा रही हैं। और जहां तक विकास की बात है, जितना है वो कोशिश करती हैं, अधिकारियों को बुलवाती है नोएडा अथॉरिटी के। भाई अब सरकार तो हमारी यूपी में तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अब जहां तक हमारे डॉक्टर साहब की बात आ रही है, मंत्री जी की, इतने ऐतिहासिक काम, एक जेवर में हवाई अड्डा इतना स्पेशल तरीके से जो पूरे 3-4 जिलों को प्रभावित कर रहा है, और जिले में भी जितने ये अपने सांस्कृतिक विभाग में गौरव सिंघल कितनी जगह ये याद कर लीजिए नेताजी को अपनी सरकार का बखान करने के लिए शब्द नहीं है। और ये नहीं याद होना चाहिए, नेताजी को याद होना चाहिए। नेताजी आप कैसे भूल गए? आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपको याद होना चाहिए, आंकड़े देने चाहिए। ये बड़ी दयनीय स्थिति है कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी दयनीय स्थिति है कि उनके लिए कोई सवाल नहीं आया है। नारा लग रहा है कांग्रेस पार्टी का 27 वर्ष यूपी बेहाल, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सवाल क्यों नहीं आ रहा है? आइए पूछते हैं कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से, क्या कहेंगे? आपसे कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? 1976 में जब कांग्रेस पार्टी के ही ये नोएडा देन है, कांग्रेस पार्टी ने एक इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा को हब के रूप में बनाया था, और साथ में समग्र विकास करते हुए सभी गांवों के विकास की बात किया थी। लेकिन आज की डेट में जो वर्तमान सरकारें हैं, यहाँ पर उन्होंने उसको दुधारू गाय के तरीके से यूज किया हुआ है। आज यहाँ से इंडस्ट्री पलायन कर रही है। कांग्रेस ने कौन सी कसर छोड़ दी दुधारू गाय के लिए? किस बात की बात? आपकी सरकार रही केंद्र में, कौन सी कसर आपने छोड़ी? देखिए, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल से जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी रही हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है तो सिर्फ उसकी बात आप करते हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई भी किसी तरीके के इस बार इंतजार मौका रहेगा या फिर कुछ बदलेगी स्थिति? 2017 में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, इस बात को आज नोट कर लीजिए। पूर्ण बहुमत से बनेगी? कैसे बनेगी? पूर्ण बहुमत से बनेगी। और कौन सवाल पूछना चाहता है? इधर से तुमसे सवाल हो चुका है, और कौन? आप बताइए, एक मिनट आराम से। हाँ,
बिजली पानी की समस्या तो आदमी निपटा लेगा। ये जाति धर्म पे जो लड़ाई होती है, ये बताओ जब से ये उसका राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा है वो कब से शुरू चला आ रहा है, बताओ उसका हुआ कुछ निपटारा? ठीक है, नेताओं से मैं पूछता हूँ, ये ध्रुवीकरण की जो सियासत है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटा, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये ध्रुवीकरण की सियासत, समाजवादी पार्टी पर भी यही आरोप लगता है कि ध्रुवीकरण की सियासत, तुष्टीकरण की सियासत, ये कब बंद होगी? ये गलत आरोप है। समाजवादी पार्टी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी हमेशा विकास की राजनीति करते आए हैं और विकास के बल पे ही उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनने जा रही है। और आप मुझे बराबर का टाइम दीजिए, डिबेट करा लीजिए। इनकी विधायक यहाँ नहीं है, इनके सांसद यहाँ नहीं है, जबकि बराबर में है। अभी वो आप पूछ लीजिए, बराबर में है, खड़े हैं, लेकिन नहीं यहाँ पर, लेकिन आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रेस के सामने जब आने की हिम्मत नहीं है, पब्लिक के सामने आए ना, यहाँ की जनता के सामने आए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पूछ लिए, बराबर में खड़े हैं, आप भी देख लीजिए, अभी गाड़ी गई है सामने। तो इतनी हिम्मत नहीं है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति कर रही है और करेगी, चाहे लैपटॉप बांटे हो, चाहे मजदूरों को भोजन दिया हो, चाहे उनको पेंशन योजना हो, चाहे यहाँ के विकास के कार्य। और मेरे पास प्रमाण है सब ज्यादा। आप डिबेट करा लीजिए, दोबारा डिबेट करा लीजिए, इनकी पूरी पार्टी को बुला लीजिए, मुझे खड़ा कर दीजिए। दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत भारी बहुमत से आएंगे। ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये जनता की आवाज ईटीवी के माध्यम से पूरे देश में भेजने का काम किया है, मैं आपको नमन करता हूं, आपके टीवी चैनल को नमन करता हूं। और इससे ये पता चलेगा कि हम लोग जो नेता लोग जो कार्य करते हैं, जनता के बीच में कैसा संदेश जाता है। अगर अच्छा नेता अच्छा कार्य कर रहा है, समाज सेवा अच्छी कर रहा है, तो उसी को ये जनता आपका चैनल देख के जिताने का काम करेगी। और ऊर्जावान मुख्यमंत्री जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। उनमें हर युवा, हर बुजुर्ग अपना चेहरा देखता है। इन्हीं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के पास आते हैं। ये ध्रुवीकरण की सियासत, इसके आरोप भी आपकी पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं, इन आरोपों का क्या जवाब है और ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या? पहली बात तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। जहां तक इन्होंने राम मंदिर की बात कही है, वो कोर्ट का मसला है, उसमें चल भी रहा है। जो उसका आएगा वो उसका पूरा तरीके से किया जाएगा। अरे वो कैराना की भी बात कर रहे हैं भाई। सुनिए, जहां तक उसकी बात है, मैंने फिर कह रहा हूं, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। यादव सिंह अकेला एक बहुत इन लोगों के लिए, यादव सिंह प्रकरण हमारे, जहां तक हमारी पार्टी ने, हमारे डॉक्टर साहब ने और हमारे पूरे प्रदेश माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, ये इतना सिस्टम उठाया, उन्हीं की मेहरबानी आज वो जेल के अंदर बंद है। और आज देखिए इनके पास क्या था, उसके लिए बसपा वाला नहीं है कोई, यहाँ बसपा वाली बैठी है, बसपा के क्या था वो, आज दौलत की बेटी बन रही है, वो पूरे प्रदेश को खोखला कर दिया। यही सपा का हाल है। अच्छा, आखिरी सवाल, ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? ईटीवी की पहल तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये लोगों को तो जागरूक करने का। अच्छा लगा जनता का रिएक्शन जान के? ठीक है, बहुत अच्छा। जनता का रिएक्शन जान के नेताजी को बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि जनता बड़ी खफा है। कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी 27 वर्ष से राजनीतिक सूखा झेल रही है, क्या इस बार वोटों की फसल कुछ लहलहाएगी या फिर हालात जस की तस रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से लोगों को 27 साल की हकीकत बताने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है और साथ ही बहुत अच्छे प्रोग्राम बना करके चल रहे हैं। शीला दीक्षित जी, जिन्होंने दिल्ली में काम किया, आज किसी से पूछ लीजिए, शीला दीक्षित जी का काम आज भी देखने में लोग यहाँ से भी, नोएडा से भी बता देंगे। तो निश्चित रूप से एक डेवलपिंग मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री के रूप से नोएडा आकर के उत्तर प्रदेश में शपथ लेंगी। और साथ ही आपके इस जहाँ तक मुहिम की बात है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने जनता की आवाज़ नेताओं तक पहुंचाई, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नेताओं का और बहुत बहुत शुक्रिया नोएडा की आवाम का, जिन्होंने जबरदस्त सवाल पूछे और नेताओं की बोलती बंद कर दी है। निश्चित तौर पर ये हम इस मौके पर यही कहेंगे कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, लहरों के डर से नैया पार नहीं होती। गौतम बुद्ध नगर की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया, गौतम बुद्ध नगर के नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक मुझे, मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा और मेरे सहयोगी दानिश अजीज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।